नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई गड़बड़ी को दुरुस्त कर बीते करीब 2.25 माह से आंदोलनरत अभ्यर्थियों को शुक्रवार को बड़ा सहारा मिली। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ रविंद्र भाटी ने सुबह इको गार्डन पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। देर रात तक भीम आर्मी चीफ अभ्यर्थियों के साथ ही इको गार्डन में डटे रहे। उनका कहना है कि न्याय मिलने तक वो आंदोलन में जमे रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी बीते 70 दिनों से बेसिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्री आवास से लेकर बीजेपी कार्यालय तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी इको गार्डन में भी जमे हुए हैं। शुक्रवार सुबह भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद इको गार्डन पहुंचे और आरक्षण पीड़ितों को न्याय दिलाने की आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी व एसटी आरक्षण लागू कराने के लिए आजाद समाज पार्टी काशीराम लड़ाई लड़ेगी। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसके बावजूद सरकार की संवेदनहीनता के कारण अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में हम इन अभ्यर्थियों के साथ हैं और न्याय मिलने तक संघर्षरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरने में सम्मिलित रहेंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। जो हकमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, अधिकारियों द्वारा की गई है, उसको लेके दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे जो है ना आंदोलन में है। जब वो शुरू में इस आंदोलन पे अपनी चर्चा कर रहे थे तब उनके पास रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि घोटाला हुआ है। ये आयोग तो सरकार के द्वारा ही बनाया गया। बिल्कुल इन्हीं का आयोग है, सरकार भी इनकी, मंत्री भी इनके और आयोग भी इनका। आयोग कह रहा है कि घोटाला हुआ है। आयोग ने स्पष्ट लिखा रिपोर्ट के अंतिम पैरे में कि जिन्होंने किया है संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन, उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए और जो लोग वंचित रह गए हैं उनकी जांच करके उनको नियुक्ति दी जाए। जब आयोग कह रहा है तो फिर क्यों नहीं कह रहे हो? तो सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार देना नहीं चाहती। सरकार ये सोचती है कि अभी कुछ दिन बैठे रहेंगे, टूट टाट के चले जाएंगे, पीट देते हैं, धमका देते हैं, डरा देते हैं, चले जाएंगे। लेकिन अब जब मैं इनसे मिला हूं तो मैंने देख लिया कि लड़ने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ। ये अपना अधिकार लिए बगैर जाएंगे नहीं। ये तो मुझसे कह रहे हैं कि हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। कह रहे हैं हमारा अपमान हुआ है, हमें गालियां दी गई है बीजेपी कार्यालय पे, हमें जाति सूच सब कहे गए हैं, हमारे कपड़े फाड़े गए, पीटा गया। ये राम राज्य है। और ये है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए और जनता के साथ साथ जो है ना, जो पीड़ित है उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसको सताना चाहिए। चाहिए तो ये था कि कार्रवाई करते हो अधिकारियों पे, और कर क्या रहे हैं? पीट रहे हैं बच्चों को। कल इनके कुछ और 69 चला है कि पुलिस का बल उपयोग करके उन लोग की आवाज दबाई जाए, तो ऐसे आगे कौन से कदम हो सकते हैं जो आप उठाएंगे अपनी बात मनवाने? देखिए, लोकतंत्र है, जनता के पास क्या जरिया है? आंदोलन ही है, आंदोलन जारी रहेगा। अब हम प्रयास करेंगे कि सरकार जो है ना ज्यादा जल्दी जो है ना इस मुद्दे पे सोचे और इनको न्याय सुनिश्चित करे। चंद्रशेखर भाई, कल 69,000 वाले जो और इनके साथी हैं वो टंकी पे भी चढ़े हुए हैं SCRT के पास। कल शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि भाई हम भर्ती नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कहेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऐसी सरकार है जो युवाओं को टंकी पे चढ़ाती है और बात करते हैं कि ये जो है चांद पे भेजेंगे और चढ़ा देते हैं टंकी पे। तो ऐसे निकम्मी और गूंगी बहरी भ्रष्टाचारी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप, जिनके राज में युवा क्या तो सड़कों पे पिट रहा है, या कार्यालयों पे पिट रहा है, या बारिश में तो तूफान में बैठा हुआ है, या फिर टंकियों पे चढ़ रहा है। तो ये जो है ना, ये सरकार युवा विरोधी है और उसके साथ साथ दलित और पिछड़ों के विरोधी है। इस सरकार ने अपना जो है ना कथनी करनी का जो फर्क था, जो असर था, वो दिखा दिया। अब इन जनता को तय करना है कि सरकार को कितने दिन सत्ता में बने रहने देना। अच्छा चंद्रशेखर भाई, कल जो है अभी IPS अमिताभ ठाकुर को भी पुलिस उठा लेगी, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैंने सुना था उनके बारे में कि उन्होंने ये कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा मुख्यमंत्री के खिलाफ। फिर उन्होंने कल वो जो है एक पार्टी का ऐलान करने वाले थे। डर गई सरकार। आप समझिए कि एक आम आदमी से डर गई है। अब तो जबरिया रिटायर है वो, उनको जबरिया रिटायर, तब वो डर गई है। तो ये नहीं कि इसका मतलब ये सामना नहीं कर सकते हैं। जब ये डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं। कल क्या आज हो सकता है रात में हम पे लगा दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको डर नहीं लगता अमिताभ ठाकुर जब गिरफ्तार हो गए? आपको क्या पता है यहाँ से जाने ना दे? कहाँ नहीं जाने देंगे, मैं तो जाना ही चाहता। अच्छा, अभी मैं तो चला ही सहारनपुर से, इसलिए कि लखनऊ रहूं। समझ रहे? उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? आप देख लीजिए, कोई पत्रकार बोल के तो देखे, मुकदमा दर्ज हो जाता है, जांच हो जाती है।
उसके खिलाफ जो है ना ईडी के छापे लग जाते हैं। सच नहीं बोल सकता उत्तर प्रदेश में कोई। कानून व्यवस्था ये है कि उनके गृह जनपद में रोज हत्याएं होती हैं। एक अनीस कनौजिया नाम के बच्चे की हत्या हुई, उसने इसकी गलती थी कि उसने प्रेम विवाह कर लिया था, ये उन्हीं का राज है। एक बच्ची को वहीं गोरखपुर में उसके पिताजी को पीट रहे थे, वो वीडियो बना रही थी एविडेंस के तौर पे, उसको गोली मार दी गई, उसकी जान चली गई। रोज यहाँ हत्या होती है, रेप होती है, ये झूठी सरकार है। लखनऊ में युवा टंकी पे चढ़ा हुआ है। तो अब बताओ इस सरकार को कितने नंबर दोगे? मैं तो कहता हूँ कि इस सरकार को जनता माफ नहीं करेगी, चुनाव की इंतजार कर रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल चंद्रशेखर भाई, राष्ट्रपति जी भी यूपी में आए हुए हैं, ठीक है, आज वो जाएंगे राम मंदिर। कल मैंने आपका एक शो देखा था, आप उसमें राम मंदिर के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं, वो मुझसे ये कह रहे थे कि राम मंदिर से रोजगार पैदा होगा। तो मैं समझ गया कि बीजेपी की पॉलिसी ये है कि सरकारी उपक्रम बेच दो, रोजगार जो है मंदिर देगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हमें कह गए हैं कि आपका जो मुक्ति का द्वार है ना, वो मंदिर से नहीं खुलेगा, वो स्कूल से खुलेगा, कॉलेज से खुलेगा, यूनिवर्सिटी से खुलेगा। तो मैं तो उनकी बात को मानता हूँ। मंदिर मस्जिद से इस देश के युवाओं का भला नहीं हो सकता। धार्मिकता अपनी जगह ठीक है, आर्टिकल 25-26 की इजाजत देता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि रोजगार कहाँ से दोगे, एजुकेशन कहाँ से दोगे, हेल्थ कहाँ से दोगे? उनका तो कहना था जब मंदिर खुलेंगे तो और इकोनॉमी बढ़ेगी, फूल वाले आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे सब चीजें बंद करके मंदिर ही खुलवा दो बस। अगर मंदिर से रोजगार आ रहा है तो हर गली में एक मंदिर खुलवा दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ दलित पिछड़े करेंगे क्या, उसमें घंटा बजाएंगे? तो दलित पिछड़ों को समझना चाहिए कि मंदिर ठीक है, आस्था ठीक है, लेकिन उनके वो आगे कैसे बढ़ेंगे? मंदिर दिखा के उनके आगे बढ़ने के रास्ते बंद किए जा रहा है। आरक्षण जो सबसे बड़ा हथियार है, उनका अधिकार है। अच्छा, निजीकरण पे जी निजीकरण पे क्या करेंगे निर्मला सीतारमन? यही तो कह रहा हूँ कि जो कुछ तो ऐसे छीन रहे हैं। देखो पहले भर्ती में क्या करते हैं ना, जब भर्ती पर पहले तो भर्तियां नहीं करा रहे, फिर जो भर्ती कराते हैं उसका पेपर लीक करा लेते हैं, अपने लोगों पेपर मार देते हैं कि आओ भाई। जो और कुछ बच जाता है तो उसमें ऐसे घोटाले करते हैं, जैसे ये हुआ 4 महीने से आ जाता है दलित पिछड़ा, उसको ऐसे निकालते हैं। और जो अब बच गया है उसको, जो सरकारी नौकरियों में है, अपने बच्चों को अच्छी सुविधा दे रहा है, पढ़ा रहा है, उनको अब प्राइवेट करके सारे सिस्टम को उनको वहां से निकालेंगे। तो ये एक तरह से मनुवाद को स्थापित करने का प्रोग्राम हो गया है, जिससे कि संविधान को खत्म किया जा सके। अब ये काम हमारा है, जो लोग हम लोग काम कर रहे हैं कि जनता तक इस बात को, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के स्पेशली युवा, उनको आप क्या कहेंगे? अपने प्रदेश को बर्बाद होते हुए देख रहे हो यार। तुम ये समझते हो कि तुमसे अच्छा प्रदेश के लिए कोई हितैषी हो सकता है? तो अगर हितैषी तुम इस अपने आप को समझते हो, प्रदेश की रक्षा करना चाहते हो, प्रदेश से प्यार करते हो, निकल के आओ सड़कों पे और अपनी लड़ाई लड़ो। और सरकार ने पूछो रोजगार कितना दिया 4.5 साल में? ये वादे किए थे। तो वादे सिर्फ और सिर्फ वादे जमूले, इनसे कुछ नहीं चलेगा। जो कहा था वो देना पड़ेगा, नहीं दिया था, जनता को अपने आप जो है ना राजनीतिक भागीदारी करके लेना चाहिए।